चैनल डीमिस्टिफाई। सो आज हम लोग फाइन आर्ट्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है पेंटिंग, उसके चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। देखिए, एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण था जिसको 5th सेंचुरी में लिखा गया था। ओके। उसमें एक चैप्टर है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक चैप्टर है जिसका नाम है चित्रसूत्र। ठीक है, इस चित्रसूत्र का थर्ड खंड यानी पार्ट होता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण विच वॉज रिटन इन द 5th सेंचुरी हैज़ अ चैप्टर नेम चित्रसूत्रा, जिसके थर्ड खंड जो है वो एक सोर्स बुक है। किसका सोर्स माना जाता है? वो इंडियन आर्ट का। मतलब जो भी इंडियन आर्ट हमें देखने को मिलता है उसका एक सोर्स की तरह इस खंड को देखा जाता है। तो इस खंड में हमें आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग, जिसको कहते हैं प्रतिमा लक्षणा, इसके बारे में बताया गया। और इसमें बताया कि क्या क्या डिफरेंट कैनन्स है पेंटिंग के। कैनन्स ऑफ पेंटिंग मतलब इस खंड में हमें सब चीज़ें मिल जाएगी, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, टूल्स, मटेरियल्स, सरफेस किसके ऊपर बनाए, पेपर, वॉल, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, 3 डिमेंशनलिटी की ह्यूमन फिगर्स को कैसे बनाया जाए। तो एक पूरा जो इंडियन हमारा आर्ट है, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, ड्राइंग्स हो, उसका सोर्स कहीं ना कहीं हम इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ट्रेस कर सकते हैं। तो पेंटिंग के डिफरेंट लिम्स, ठीक है, लिम्स मतलब अलग अलग उसके वो कंपोनेंट, जैसे कि रूप भेदा। तो एक श्लोक है, ठीक है, आपको एक श्लोक बहुत ही कॉमनली मिलेगा जिसका नाम है षडंग। ठीक है, तो ये षड मतलब 6 एंड अंग मतलब लिम। तो 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बुक में श्लोक का मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। ये श्लोक जो है, ये श्लोक आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा बेस है इंडियन आर्ट का। अब ये श्लोक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से। पहला श्लोक स्टार्ट होता है रूप भेदा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है रूप भेदा का मतलब लुक्स। अब ये रूप भेद, तो रूप का मतलब जो भी आप जो बना रहे हो उसका लुक अच्छा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि, प्रमाण मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है, हाथ कितने, उस हाथ का कितना पोर्शन, प्रपोर्शंस जिसे कहते हैं। हाथ हम ऐसे बहुत लंबे, मुंह बहुत छोटा, बहुत बड़ा, तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो पहला लिम्ब हो गया अपीयरेंस की, जो भी आर्ट है वो दिखने में सुंदर होना चाहिए। दूसरा प्रमाणानि यानी मेजरमेंट, यानी उसके प्रपोर्शंस प्रॉपर होना चाहिए। अब रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो भाव का कहने का मतलब है कि आपका जो आर्ट है, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, उसके एक्सप्रेशन क्लियरली हमें पता लगने चाहिए, उसके इमोशंस, भाव। लावण्य योजनम, लावण्य योजनम मतलब उसका एस्थेटिक कॉम्पोजिशन बहुत ही सुंदरता से बनाना है, क्रूड नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको उसमें सुंदरता ऐड करना है, बहुत ही जो पूरा कॉम्पोजिशन होना चाहिए ना, वो बिल्कुल सुंदरता से होना चाहिए। सदृश्यम, सदृश्य मतलब जो उसके जैसा मिलता हो, मतलब जो आर्ट है वो एक्चुअल फॉर्म से मिलना चाहिए, उसका रिजेम्बलेंस, उसकी सिमिलट्यूड जिसे कहते हैं, वो सिमिलैरिटी जो है वो एक्चुअल आर्ट से मिलनी चाहिए। वर्णिका भंगम, वर्णिका मतलब कलर्स और ब्रश का यूज़, कहाँ पर कैसे स्ट्रोक्स देना है, कौन सा शेड डालना है, कौन सा कलर्स डालना है, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ हमने ये 6 लिम्स कर दिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। इति चित्रम षडंगकम मतलब यही 6 जो है, यही चित्रम यानी चित्र के 6 अंग है। पेंटिंग या फिर आर्ट के 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये श्लोक बहुत फेमस है, ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो श्लोक आपको यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो है इसको प्रॉपरली, ये पुराण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चैप्टर चित्रसूत्रा में जो 3rd खंड है, उसमें बहुत ही डिटेल में इन सब के बारे में एक्सप्लेन करा गया है, और इसमें भी फर्दर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो ये जो है इनको लंबे समय तक जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं उन्होंने उनको पढ़ा, सेंचुरीज तक समझा, और उसके बेसिस पे हमारे जो जितनी स्टाइल्स जो फिर वो डेवलप करी और स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इंडिया में डेवलप करी। अब देखिए, मिडाइवल पीरियड के टाइम पे जो हमें पेंटिंग्स दिखती है उनका एक जेनेरिक नेम हमें देखने को मिला, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स।
मिनिएचर पेंटिंग्स क्यों? क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी स्मॉल होती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है और बहुत ही पास से उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो जो पेट्रन यानी जो उस पेंटिंग को कमीशन करते थे, पेट्रन मतलब जो आपके चीफ हो गया, राजा हो गया, जो आपका मालिक जैसे कहते हैं, उनके जो घर में बड़े बड़े मैंशंस होते थे उनकी वॉल्स पे जनरली इस मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था या म्यूरल पेंटिंग्स उसको डेकोरेट करा जाता था। तो ये मिनिएचर जो है ये कभी भी इसके लिए इंटेंड नहीं किया था कि इसको वॉल्स के ऊपर बनाए, इसको म्यूरल वॉल्स पे पहले म्यूरल पेंटिंग्स की जाती थी। अब एक बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन पेंटिंग्स का जो है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस कैसे हैं? क्योंकि वो पिक्टोरियल ट्रांसलेशन है, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई बहुत सारी, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में कि जो पोएट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इस तरीके से बहुत सारी अपने पोएम्स लिखी, स्टोरीज़ लिखी, तो वो उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था और उन वर्सेस का पिक्टोरियल ट्रांसलेशन यानी उनकी ड्राइंग्स जो थी उसके लिए जगह छोड़ के वो करी जाती थी। ओके, तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में हमें बहुत सारी इंडियन पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब इसके ऊपर हैंड रिटन वर्सेस देखने को मिलते हैं, पेंटिंग के ऊपर क्लियरली बहुत और एक अलग से स्पेस छोड़ी जाती थी जहाँ पर इन पेंटिंग्स को बनाया जा सके। जो मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस हैं उनको सेट्स में अरेंज करा जाता था। ठीक है, हर सेट में बहुत सारी पेंटिंग्स होती थी, टेक्स्ट होता था, ऐसे फोलियो होती थी पेंटिंग्स की, उसमें टेक्स्ट होता था और उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी पेंटिंग होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो है ये श्रवक पत्रिकामा सूत्र कुरनी, ये विजय सिम्हा मेवाड़, इसको कमल चंद्र ने 1216 में लिखा था। तो ये देखिए एक मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलती थी, इस तरीके से होती थी एंड फिर इसके सब्सिक्वेंट पेजेस में जो थी फिर वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमारे पास ऐसे ही रामायण पेंटिंग्स, भगवत पुराण, महाभारत, ये सारे टेक्स्ट जो है उनको भी अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट बना के फिर उसकी पेंटिंग इलस्ट्रेशंस उसकी ये हमें देखने को सेट्स जो है वो मिल जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट फोलियो मतलब ये पूरी इसका जो पेज होता था वो होता था कोलोफोन पेज। अभी कोलोफोन पेज क्या होता था? इस कोलोफोन पेज में हमें सब इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि यार पेट्रन यानी जिसने देखिए जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट बनता था वो इजी काम नहीं था। आपको जो वर्ड्स लिखना है, जो मतलब जो लिख रहा है टेक्स्ट उसको पैसे देना है, पेपर बनाने वाले को देना है, मटेरियल कलेक्ट करने वाले को देना है, पेंटिंग बनाने वाले को, बॉर्डर बनाने, बहुत सारे ऐसे काम होते थे। तो उसके लिए पैसे किसने दिए? वर्कशॉप पे काम करने के लिए, पेंट्स के लिए। तो जो पेट्रन पैसे देता था वो उसका नाम होता था, आर्टिस्ट का नाम या स्क्राइब का नाम, जो आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग्स करी है वो स्क्राइब जिसने वो टेक्स्ट लिखा है, डेट होती थी कब ये बनाया गया, प्लेस जहाँ पर इसको बनाया गया और ये कंप्लीट कब हुआ, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती थी कोलोफोन पेज पे। तो हर मैन्यूस्क्रिप्ट का कोलोफोन पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे ये वाली आप देख सकते हैं, ये कमल चंद्र ने 1216 में बनाई थी, 1260 ईयर में बनाई थी, 13th सेंचुरी में बनाई थी। तो आज उसको कितने हो गए, मतलब 8 सेंचुरीज़ आज उसको हो गए हैं, मतलब 7 सेंचुरीज़ हो गई हैं उसको। तो विद टाइम ऑफ कोर्स वो चीज़ डिग्रेड, 700 ईयर्स में तो कोई भी चीज़ डिग्रेड होगी सही। तो उस वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि कोलोफोन पेजेस जो है वो मतलब जिन पे इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी वो गुम गई है, मिल नहीं रही है, मिसिंग है। तो इस वजह से बहुत एक्सपर्टीज़ यूज़ करके और फिर स्कॉलर्स को उनको पुटअप करना पड़ा है साथ में कि कौन सा पेज कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट का कब है। तो वो बहुत उसमें प्रॉब्लम्स भी आई है। तो ये जो है ना बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं क्योंकि पेपर तो है भाई, वो तो कोई बहुत ही वो कड़क और ऐसा पत्थर तो है नहीं, तो फ्रेजाइल है, इजीली टूट जाते थे। इस वजह से बहुत ही ऐसा होता था कि कभी इनको अगर मिस हैंडल करा गया हो, आग की वजह से, ह्यूमिडिटी ऐसे की वजह से ये बहुत ही वैल्यूएबल जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं इनकी डिग्रेड हो गई, इनकी क्वालिटी बहुत, इस वजह से इनसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अब ये क्योंकि इतनी पुराने पहले बनाई जाती थी तो इसको मतलब जो प्रिंसेस मतलब जो होते थे ना, वो एक एम्परर दूसरे एम्परर को एज अ मीन्स ऑफ गिफ्ट दिया जाता था। ये बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट होता था, या फिर राजकुमारियों को उनकी शादी में ये एज पार्ट ऑफ देयर डाउरी, दहेज में ये दिया जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस और बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट तब भी होते थे और आज भी। आज हमारे उसकी सिग्निफिकेंस दूसरे रीजन्स की वजह से, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे लिए। उस टाइम पर उसकी सिग्निफिकेंस अलग थी क्योंकि उसको बहुत ही मेहनत और ये किंग की पावर को शो करता था।
और ऐसा भी होता था कि पिलग्रिम्स मॉन्क्स वगैरह के साथ पूरे पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं ये, तो हमें मिलता थे मतलब चाइना वगैरह में भी हमें इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत देखने को मिल जाती थी। तो एक इंस्टेंस के लिए जैसे कि एक मेवाड़ पेंटिंग है बूंदी किंग की, तो एंड मतलब मेवाड़ पेंटिंग विद द बूंदी किंग, तो मेवाड़ में पेंटिंग मेवाड़ की है लेकिन किंग बूंदी के राजा की है, तो ऐसे करके बहुत सारी वो देखने को मिल जाती है। अब पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, इजी नहीं है। बहुत कम कोलोफोन पेजेस सर्वाइव कर पाए हैं, या डेटेड सेट्स बहुत कम है कि पूरी प्रॉपर हर एक पेज उसका मिल जाए, क्योंकि फोलियो कभी कभी पेपर फट जाते थे, निकल के दूर चले जाते थे, उसमें से कुछ पेजेस मिसिंग हो गए हैं, कुछ पेजेस पे डेट नहीं लिखी है। तो जब उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की बारी आती थी, तो ऐसे कई बार होता था कि बीच बीच में छूटी हुई जगह खाली क्योंकि वो पेजेस मिसिंग है उसके बीच में से। तो लाइक पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 गायब है क्योंकि वो पेजेस फट के निकल गए बुक से एंड ये। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार तो ऐसा भी और ज़्यादा मैटर्स को वर्स बनाने के लिए कि सपोज एक पोर्टफोलियो मैन्युस्क्रिप्ट में से पेज निकल के लूज़ हो गया, तो किसी ने उसको दूसरे उसके साथ मैन्युस्क्रिप्ट के साथ पहले के टाइम में अटैच कर लिया था, तो वो ओरिजिनल सेट जो था वो कॉम्पोजिशन बिगड़ गया, और वो फिर वो जो गलत सेट जो पेजेस के साथ वाला जो फोलियो वो अलग अलग जगह पर प्राइवेट कलेक्शंस में म्यूजियम्स वगैरह में जाके स्टोर होने लग गया। तो इस वजह से बहुत ही चैलेंजिंग रहा है ये पार्ट, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना, इसको यूज़ करना। तो एक बहुत ही मुश्किल काम है ये स्कॉलर्स के लिए कि वापस से पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना। अब हम यहाँ पे सबसे इनिशियल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन में। आगे वाले चैप्टर 2 राजस्थानी है, फिर मुगल है, पहाड़ी है, डेक्कनी है, लेकिन उसके पहले सबसे इनिशियल जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो इस पार्ट है चैप्टर का जिसका नाम है वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये वेस्टर्न इंडियन स्कूल देखिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है, मैं बहुत ही इजीली इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स होता है। तो यहाँ के जो पेंटिंग्स इस जो एक टाइम के हैं उसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप से हम फॉर्मलाइज करते हैं, और उसका गुजरात जो है वो सबसे प्रोमिनेंट सेंटर है। सबसे ज़्यादा और सबसे इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स जो है वो गुजरात में ही बनी है। और राजस्थान के सदर्न पार्ट्स में सेंट्रल इंडिया के ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। तो गुजरात में क्यों कैसे हुआ ये, देखिए गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, सूरत, अहमदाबाद हमें पता है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का हिस्सा है, वहाँ पे ट्रेड काफ़ी अच्छा होता था, नेटवर्क ऑफ ट्रेड जो होता था, इस वजह से यहाँ पे मर्चेंट्स जो थे वो काफ़ी रिच होते थे, बहुत वेल्दी होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे। तो वो अपनी वेल्थ का कैसे यूज़ करते थे, अपनी प्रॉस्पेरिटी का यूज़ कैसे करते थे। देखिए ये जो मर्चेंट क्लास थी ना, ये लार्जली जैन कम्युनिटी होती थी, जैन्स होते थे, जैन मर्चेंट्स होते थे। अब ये जैन मर्चेंट्स जो है वो हमेशा से बहुत ही वेल्दी क्लास रही है, बहुत ही मतलब प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स एंड डायमंड्स एंड ब्लू स्टोन्स एंड एमरल्ड्स और ऐसे भी, क्योंकि कोस्टल ट्रेडेड, तो जैन कम्युनिटी जो जैन्स है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे इस टाइम पर। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको उन टेक्स्ट को वापस लिखने में, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने में और फिर उसके ऊपर पेंटिंग करने के लिए काफ़ी सारे पैसे जो है वो दिए और फिर आर्टिस्ट से वो बनाते थे। तो इसीलिए वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब ये प्रोमिनेंटली जो है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ से इसकी ऐसे शुरुआत हुई है। अब जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो एक और वजह से थ्राइव हुआ, पैसे तो थे ही सही, एक और वो था कॉन्सेप्ट था शास्त्रदान का। शास्त्रदान, शास्त्र मतलब कुछ भी बुक्स एंड बुक्स वगैरह, एंड दान मतलब दान में देना, डोनेशन करना। शास्त्रदान का मतलब होता है डोनेशन ऑफ बुक्स। तो इसका मतलब जैन्स में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिचुअल टाइप माना जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बुक्स का डोनेशन करो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह फॉर्म करवाते थे एंड फिर उसको दान में, डोनेशन में देते थे, तो ताकि नॉलेज जो है वो और लोगों तक फैले और लोगों को मिले उनके रिलीजन के बारे में एंड कम्युनिटी के बारे में। तो इस वजह से भी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाने लगी और फिर उनको डोनेट किया जाता था लाइब्रेरीज़ में। मंदिर होती थी वहाँ पे, लाइब्रेरीज़ में डोनेट करते थे ताकि जो भी मंदिर आए तो वो इन बुक्स को पढ़ सकें। ऐसे लाइब्रेरीज होते थे जिनको कहते थे भंडार, तो इन भंडार्स में इन बुक्स को रखा जाता था और जिसको भी पढ़ना रहता था वो बुक्स पढ़ के वापस वहीं पे, मतलब भंडार से बुक ली, उसको पढ़ी और वापस पढ़ के रख देते। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से भी जैन कम्युनिटी से हमें बहुत सारी बुक्स और पेंटिंग्स जो देखने को मिल जाती है। तो ये इस एक्ट को बहुत ही चैरिटी, राइटियसनेस, इस तरीके से देखा जाता था।
देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सी हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग से। ये बेस्ड है बर्थ ऑफ महावीर, ठीक है। महावीर जो उनके 24th तीर्थंकर थे जैन्स के, उनकी बर्थ, उनके जन्म के बारे में ये एक पेंटिंग है। इसका ये जो है ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है और इसको बनाया गया था 15th सेंचुरी में राजस्थान के एक जैन भंडार में। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्रॉपरली यहाँ पर एक छोटा सा कुछ इलस्ट्रेशन मोटिव बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कितनी प्रॉपरली बॉक्स में नीटली लिखा गया है, उसको बॉक्स में अलग से डिमार्केट किया। अगर ये देखिए ये जो है वो मेन पेंटिंग है और ये सब डेकोरेशन देखिए यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं। ये बहुत ही लाइट आपको हो सकता है दिख रहा होगा, लेकिन ये सब जो है वो उनके देवी देवता वगैरह ये सब चीज़ें ड्रॉ। यहाँ पर भी देखिए बॉर्डर्स, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स, लीव्स, मोटिव्स, यहाँ पर देखिए डिज़ाइंस वगैरह। तो ये इस तरीके से, और कलर्स आप देख सकते हैं कितने बेसिक कलर्स का यूज़ किया है। हमें इसमें ब्लैक दिख जाएगा, ब्लू दिख जाएगा, रेड दिख जाएगा, येलो दिख जाएगा। तो बहुत ही बेसिक से कलर्स का यूज़ करके और इतनी सुंदर इसमें गोल्ड लाइनिंग्स वगैरह है। तो सबसे ज़्यादा वाइडली इल्यूस्ट्रेटेड, देखिए अब हम ये पेंटिंग में पढ़े तो हमारा फोकस जो रहेगा वो टेक्स्ट से ज़्यादा पेंटिंग्स में रहेगा। तो हम यहाँ पे जिनके बारे में पढ़ेंगे ना, जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स के, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे काम की है, मतलब हमारे इंटरेस्ट की है, वो कौन सी है, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है जिसमें। तो कल्पसूत्र एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ पेंटिंग्स और इलिस्ट्रेशंस हमें देखने को मिल जाती है। इलिस्ट्रेशंस मैं आपको बताती हूँ, इलिस्ट्रेशंस का मतलब जो टेक्स्ट है, जब उस टेक्स्ट को हम एज अ पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं इलिस्ट्रेशन। जैसे बच्चों की जो बुक होती है ना, उसमें बहुत इलिस्ट्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। कल्पसूत्र जो है इसमें एक सेक्शन है जिसमें 24 जो तीर्थंकर है उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। उनकी लाइफ में इवेंट्स, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ, होने के बाद इतने साल पे ये हुआ, उनके सैल्वेशन तक, जब तक उनको मोक्ष ना मिला। तो एक तरीके से वो हमें एक बायोग्राफिकल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं 24 तीर्थंकर का। किसमें? कल्पसूत्र में, ठीक है। बहुत एक इनमें एक तीर्थंकर की लाइफ के 5 की इंसिडेंट्स करे जाते हैं। 5 इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो इन तीर्थंकर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और वो कौन से? पहला कंसेप्शन, ठीक है, मतलब अब ओके अब जो है वो भगवान, मतलब जो उनके तीर्थंकर है वो उनकी मदर की पेट में आ चुके हैं। सेकंड है बर्थ, कि अब 9 मंथ्स के पीरियड के बाद, या हर जो तीर्थंकर का जो बर्थ पीरियड है उसके बाद अब उनका बर्थ हुआ है, तो उनके बर्थ पे सेलिब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत उसका डिटेल्ड अकाउंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट है रिनंसिएशन। जब देखिए जो तीर्थंकर है, कोई ना राजा महाराजा, मतलब ऐसे बड़े बड़े सम्राट वगैरह, इसी तरीके से इनकी लाइफ रही। तो कैसे इन्होंने ये सब छोड़ के, अपना सब राजपाट छोड़ के, एंड देन अपनी लाइफ को, मतलब रिनंसिएशन करना, मतलब एक मॉन्क बन गए, साधु बन गए। फोर्थ पार्ट है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट जो है, मतलब उनको कब इन सब चीज़ों का ज्ञान मिल गया, एनलाइटमेंट हो गया, और उनकी पहली सरमन उन्होंने कब अपना व्याख्या दिया। एंड सबसे फिफ्थ है सैल्वेशन, मतलब जब उनको फाइनली अर्थ लीव करके वो मोक्ष में चले गए। तो तीर्थंकर की ये लाइफ के ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इन सब के बारे में 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र में देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। यही कल्पसूत्र का मैक्सिमम पार्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी इलस्ट्रेशन हमें देखने को मिल जाती है। ये है त्रिशलास 14 ड्रीम्स कल्पसूत्र। देखिए त्रिशला जो थी ना, वो महावीर भगवान की मदर थी। महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, 24th यानी लास्ट तीर्थंकर, उनकी मदर थी त्रिशला। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर के बर्थ के पहले जो त्रिशला थी, उनको 14 ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ड्रीम आया था। जब उन्होंने महावीर भगवान को कंसीव करा था पेट में, तो उनको 14 ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ड्रीम आया था। अब वो 14 ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? एक था एलिफेंट। देखिए यहाँ पे ये 14 ऑब्जेक्ट्स हमको इन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। एक है एलिफेंट, दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है बुल, थर्ड ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है एक टाइगर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं पहले 3 जो 14 ऑब्जेक्ट्स उनको सपने में आए थे, उनकी माँ त्रिशला के ड्रीम में आए थे, ये वो है, ठीक है। 5th ऑब्जेक्ट उन्हें क्या देखने को मिलता है? एक गॉडेस श्री, मतलब एक गॉडेस लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी उनको अपने सपने में दिखती है। फिर उनको एक कलश दिखता है, एक पैलंक्विन पालकी दिखती है, उनको एक छोटी सी एक पॉन्ड, लेक, तालाब दिखता है, एक नदी दिखती है। फिर उनको फायर, आग दिखती है। फिर उनको बैनर जैसे झंडे दिखते हैं, और उनको ऐसे फूलों की मालाएं दिखती हैं। एंड हीप ऑफ जूल्स, देखिए कितने सारे जूल्स ये पड़े हुए हैं, ये दिखते हैं। एंड फिर उनको ये मून दिखता है। तो देखिए गार्लैंड्स, ये फूलों की माला, और ये उनको सन, और ये उनको मून।
तो ये 14 ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इन सभी का सिग्निफिकेंस है। उन्होंने क्या करा, उनको ये ड्रीम जब आया उसके बाद उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर, एक जो ज्योतिष होता है, उनको बोला कि मेरे इस सपने का मतलब क्या है, जिसमें मुझे ये 14 चीज़ें दिखती है, 14 स्वप्न जो उनको बोलते हैं ये दिखते हैं, इसका क्या मतलब है। तो वो उनको जो ज्योतिष है वो उनको बताते हैं कि देखिए हर एक इसका कोई मतलब है, और हर सिंबल का एक अपना मतलब है, और इसका पूरा मतलब ये है कि आप एक बेटे को जन्म दोगे, और वो बेटा जो है या तो वो बहुत बड़ा एक राजा बनेगा, या बहुत बड़ा टीचर या सेंट या फिर ऐसे रिलीजियस लीडर बनेगा। तो ये इस तरीके से कल्पसूत्र में हमें पेंटिंग्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमें लिखा हुआ पास में मिला और उसकी पेंटिंग मिली। तो ये इस तरीके से हमें कल्पसूत्र में जैन आर्ट ट्रेडिशन का जो टेक्स्ट है उसमें हमें टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। कल्पसूत्र के अलावा एक और है पेंटेड टेक्स्ट है जिनको कहा जाता है कालकाचार्य कथा, कालकाचार्य कथा और संग्राहिनी सूत्र। ठीक है, अब देखिए कालकाचार्य कथा जो है वो एक आचार्य कालक, कालका नाम के एक आचार्य थे, एक आचार्य उनके मॉन्क वगैरह जो होते हैं, और उनके बारे में, तो कालका चार्य मतलब आचार्य कालका, कथा मतलब उनकी स्टोरी, तो उनकी स्टोरी है कालकाचार्य की कथा। ये है, उसमें क्या इस टेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो एक मिशन में है। किस मिशन पे है, उनकी जो बहन है उनको अबडक्ट, उनको किडनैप कर लिया गया है, जो कि एक जैन नन साध्वी होती है, जैन साध्वी होती है, एक बुरे राजा ने उनको किडनैप कर लिया। तो वो पता थे कि कैसे थ्रिलिंग एपिसोड्स हैं, एडवेंचर्स है, कालका जो है वो कालका जो है वो एडवेंचर पे जाते हैं और ब्रेवरी के साथ अपनी बहन को बचाते हैं, वो कैसे अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ करते हैं, राजाओं के साथ अपनी दोस्ती वगैरह करके, और फिर जो किंग है उसके साथ एक बैटल वगैरह उसके साथ करके एंड देन अपनी बहन को बचाते हैं। एक और है उत्तराध्यायन सूत्र। उत्तराध्यायन सूत्र जो है उसमें महावीर भगवान की टीचिंग्स हमें देती है, और कैसे जो रिनंसिएशन कर लेते हैं, जो जैन मॉन्क्स होते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें उत्तराध्यायन सूत्र में पता चलता है। ठीक है, उसी तरीके से एक संग्राहिनी सूत्र है। संग्राहिनी सूत्र जो है कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है। कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट मतलब इसको 12th सेंचुरी में कंपोज करा गया था, और उसमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स और स्पेस और इसके बारे में कि पूरा यूनिवर्स कैसा है, इन सब के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको ये देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक उन दोनों टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप प्लीज़ याद रखिए नाम कालकाचार्य कथा, संग्राहिनी सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र और कल्पसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का नाम आप रखिएगा याद। ठीक है, जैन्स जो है वो बहुत सारी कॉपीज़ बनाते थे इन टेक्स्ट की, कल्पसूत्र की भी एक नहीं, एक बुक नहीं कल्पसूत्र, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के उसको भंडारों में दान करते थे, ताकि वो एक बहुत अच्छा माना जाता था। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाती थी हमें, और इन सभी जो जैसे एक टिपिकल फोलियो मतलब एक टिपिकल पेज अगर हम देखें तो उसको हमने यहाँ पर जैसे पहले भी यहाँ पर डिस्कस करा, ये देखिए ये, तो इसको क्या करते थे, ऐसे सेक्शंस में प्रॉपर्ली डिवाइड करते थे। सेक्शन कुछ राइटिंग के लिए, बाकी सेक्शन उस पर पेंट करा जाता था जो भी टेक्स्ट होता था उसका, और ऐसे करके फिर सेंटर में एक छोटा सा होल बनाया जाता था। तो ये सारे पेजेस को कलेक्ट करके उस होल में से, मतलब सभी पेजेस में जो सेंटर में होल होता था उस होल के थ्रू एक धागा पास, स्ट्रिंग पास करते थे, और इन सभी पेजेस को फिर साथ में बांध देते थे। और फिर उसके बाद इसके ऊपर वुडन कवर्स जिसे बोलते हैं पतलीज, तो पतलीज नाम की वुडन कवर्स जो थी वो इन पेजेस को इकट्ठा करके इस तरीके से एक बुक जैसी तैयार हो जाती थी, जो कि ऊपर मतलब हार्ड कवर ऊपर भी होता था नीचे भी, तो सभी पेजेस के मतलब दोनों वुडन कवर्स के बीच में इन सभी पेजेस को एक साथ इकट्ठा, इस तरीके से एक मैन्युस्क्रिप्ट अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो ओके। तो अर्ली जैन जो पेंटिंग्स हमें है वो ट्रेडिशनली पाम लीव्स पे करी जाती थी, पत्तों पे, पाम के पत्तों पे। ठीक है, पर फिर उसके बाद 14th सेंचुरी में पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ, पेपर उनको पता नहीं लगने लगा, तो सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुरानी जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमें 11th सेंचुरी यानी ईयर समथिंग 10 समथिंग समथिंग, ये समझ लो 1056, 1058, 1060 उस ईयर से, मतलब आज उस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इट्स बिन लाइक 1000 years, 1000 साल पहले इतनी पुरानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट हमें जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग से हमारे पास है, जो हमें मिली है। जो पाम लीव्स थी उन लीव्स को प्रॉपर्ली पहले ट्रीट किया जाता था, साफ वगैरह करके उस पर कुछ ट्रीटमेंट करते थे, और ट्रीटमेंट से मतलब है कि उसको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करते थे, और उसके बाद उसमें पेंटिंग करते थे, और फिर लीव्स के ऊपर राइटिंग को एच करते थे, ऐसे शार्प एक कैलीग्राफिक डिवाइस से उसको इस तरीके से उसके ऊपर लिखते थे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कालका है, कालका जो है वो लोअर राइट पे हमें देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। और उनकी कैप्टिव सिस्टर जो है ये एक बुरे राजा है, ये डोंकी जो है उसके पास मैजिकल पावर्स है, एंड ये बुरे राजा का एक मैजिकल डोंकी है जो कालका की आर्मी को वो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए पूरा फोर्ट है, ये इविल किंग है, ये उनकी सिस्टर जिनको अपडेट करा है, ये है कालका। आई थिंक ये या ये दोनों में से कोई एक है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट इनमें से एक कालका है एंड ये उसकी उनकी पूरी आर्मी है। इस तरीके से ये टेक्स्ट है हमें कालकाचार्य कथा में से। ये 1497 की बनाई हुई है। ये आज अहमदाबाद गुजरात NC मेहता के कलेक्शन में हमें देखने को मिल जाती है। ये देखिए हम जो संग्राहिनी सूत्र के बारे में बात करी थी, जिसमें संग्राहिनी सूत्र जो है वो एक कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है जिसमें हमें यूनिवर्स और स्पेस और इन सब के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे संग्राहिनी सूत्र में से बताया, मतलब ये इतनी अर्ली जैना टेक्स्ट है, ओके 17th सेंचुरी जितना अर्ली है, और इसमें सब बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या ये इस टेक्स्ट में बता रहे हैं कि सब प्लानिटरी बॉडीज़ के बीच में क्या डिफरेंस, क्या डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे सन, मून, जुपिटर, सैटर्न, इन सभी के बीच में कितना अंतर है, कितनी दूरी पर है एक दूसरे के। तो इस तरीके से देखिए ये जैन टेक्स्ट जो है, क्योंकि पाम लीव्स के ऊपर जगह बहुत कम होती थी, जो पेंटिंग जो थी वो फिर पतली उन कवर्स पे ही करी जाती थी ज़्यादातर, और फिर उसको बहुत ब्राइट कलर्स में पेंट करा जाता था और ये सब चीज़ें करी जाती थी। फिर धीरे धीरे पेपर के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो पेंटिंग्स के नंबर बढ़ते गए। अब जैन पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है पेंटिंग की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी वो नहीं, बेसिक नेचुरल ब्यूटीफुल कलर्स का यूज़ करके उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे पेपर को या सरफेस को सेक्शंस में डिवाइड करके, और उसके बाद ताकि डिफरेंट सीन्स को अकोमोडेट कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि ब्राइट कलर्स का यूज़ होता था, एंड टेक्सटाइल पैटर्न्स जो थी उनके कपड़े के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाए जाते थे। ठीक है, और थिन और वायरी लाइंस होती थी, बहुत ही पतली पतली लाइंस होती थी, आउटलाइंस होती थी, उसमें बनाई जाती थी। और फेस की 3 डिमेंशनलिटी कैसे दिखती थी। अब देखिए ये एक फीचर है, मैं आपको बता दूं, हर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ना उनकी ऐसी स्टडीज़ होती है। ओके, अब इन स्टडीज़ को देखिए, अब पेंटिंग्स तो हमें बहुत सारी मिली है, तो कैसे हम पता लगाए कौन सी जैन स्कूल की है, कौन सी पाली स्कूल जो हम आगे पढ़ेंगे, फिर कौन सी मुग़ल स्कूल की है। ऐसे एक उनके पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग में बहुत ही पर्टिकुलर सा फीचर मिलेगा जो बहुत हमें किसी और स्कूल में देखने को नहीं मिलता है, वो है 3 डिमेंशनलिटी। अब देखिए 3 डायमेंशन फिगर्स को दिखाने के लिए वो एक स्पेशल चीज़ का यूज़ करते थे, वो क्या है, एक 3D आई। ठीक है, अगर आप बहुत देख पा रहे हैं, ये देखिए एक आँख जो है वो कैसे प्रोट्रूड करे। देखिए अगर हम इस साइड से, इस फेस के इस एंगल से देखेंगे तो हमें एक आँख जो है वो पूरी नहीं दिखेगी, एक आँख आधी दिखेगी। लेकिन जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो पेंटर्स है वो क्या करते थे, ये सेकंड वाली जो आँख है, अगर मैं आपको एक बड़ी पेंटिंग में यहाँ पर भी दिखाऊं, जैसे ये है, ये इनकी आँख है, इसको भी पूरा बनाते थे। ये पूरा बनाने का सेंस था कि इससे फिगर की 3 डिमेंशनलिटी दिखती थी। देखिए जनरली अगर आप इस एंगल से फेस को देखेंगे तो दूसरी वाली आँख पूरी नहीं दिखेगी, बट प्लीज़ रिमेंबर कि जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग में ये इसकी एक यूनिक फीचर था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आँख जो पूरी, मतलब आपको कहाँ जहाँ भी जिस भी फिगर में इस तरीके से एक प्रोट्रूडिंग आई दिख जाए कि वो फेस से बाहर निकली, देखिए वो आँख पूरी फेस से बाहर निकलती हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर भी फेस से बाहर निकलती हुई जो आँख है, ये जहाँ भी दिख जाए समझ जाइए कि ये जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करती है। तो गाइज आपको क्या लगता है, डोंट यू थिंक कि आपके पास एक बहुत ही मैजिकल सी की आ गई है कि आपको कोई भी पेंटिंग को, मतलब जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग की को आइडेंटिफाई करना हो तो जस्ट एक फीचर एंड आप कर पाएंगे। तो ये है फर्दर आई का एडिशन, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया जाता था। हमें इसके अलावा टेक्सचुअल पैटर्न, ब्राइट कलर्स के अलावा आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स देखने को मिलता है, जो हमें जिससे पता चलता है कि सल्तनत डोम्स है कि सल्तनत है जो 1206 में इस्टेब्लिश करी थी। 1206 में सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई थी दिल्ली में, तो उसका इन्फ्लुएंस, उनके रूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर में पॉइंटेड आर्चेस रहते हैं, और ये भी हम देख सकते हैं कि गुजरात, मांडू, जौनपुर, पठान जैसे जगहों पर भी सुल्तान पहुंच चुके थे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनके आर्किटेक्चर में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोकल कल्चर और ऐसे फीचर्स जो है वो हमें टेक्स्ट में इजीली देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि उनके कॉस्ट्यूम्स हो गए, उनके घर का बनाने का स्टाइल हो गया, उनकी चीज़ें क्या क्या यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें जो है वो हमें बहुत ही ईजिली देखने को, मतलब हम स्पॉट कर सकते हैं कि अच्छा ये कहाँ की पेंटिंग, लोकल फीचर्स जो है वो हर पेंटिंग के दिख जाती है हमें।
तो रफली 100 ईयर्स का एक पीरियड था 1350 से 1450 का। ये जो था पीरियड, ये जैन पेंटिंग्स का सबसे क्रिएटिव फेज़ माना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशंस, जैसे कि से मतलब एक लैंडस्केप, फिगर्स, डांस, म्यूजिशियंस प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये जो है ये सभी चीज़ें भी मार्जिन्स में पेंट करे जाने लगी। मतलब देखिए मेन फिगर, मेन एपिसोड जैसे ये है, अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ये क्या है, इंदिरा प्रेसिंग देव सानो पार्दो, ये कल्पसूत्र का है, गुजरात 1475 बॉस्टन के कलेक्शन में ये टेक्स्ट है। और उस टेक्स्ट का मेन एपिसोड ये है, देखिए यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ साथ ये देखिए अलग अलग कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर हमें देखने को, म्यूजिशियंस हो गए, लैंडस्केप ब्यूटीफुल हो गए, देखिए सुंदर सुंदर लैंडस्केप, पेड़ वगैरह। तो ये चीज़ जो है वो हमें इस टाइम से देखने को मिल जाती है। इन पेंटिंग्स को बहुत लैविशली, मतलब लैपिस लजुली, एक ब्लू कलर का पत्थर होता है, गोल्ड, सोना, हीरा वगैरह, इन सबको यूज़ करके पेंट करा जाता था। और इससे पता चलता है कि ये जो इसके पेट्रन्स होते थे, जैन्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी और रिच कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जो तीर्थी पतास मंडल्स हैं, जो नॉन कॉनिकल स्टोरीज़ है, वो भी जैन कम्युनिटीज़, मतलब तीर्थी पतास ऐसे करके और भी टेक्स्ट है जो पेंट करते थे जैन कम्युनिटी में। जैन पेंटिंग्स के अलावा, मतलब जो जैन पेंटिंग्स हैं जो कि रिच मर्चेंट्स पेट्रनाइज जो करते थे, एंड जो डेविटीज़ जैन जो होते थे, जैन जो लोग होते थे, भक्त होते थे, वो भी करते थे। एक पैरेलल ट्रेडिशन था पेंटिंग का, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के अमंगस्ट भी एग्जिस्ट करता था, वेल्दी सिटीजन्स वगैरह थे, और भी ऐसे लोग थे जो लेट 15th और 16th सेंचुरीज़ में जो सेक्युलर, रिलीजियस, लिटरेरी थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स को बनाते थे, उसको पेट्रनाइज करते थे। तो ये स्टाइल रिप्रेजेंट करता है कि इंडिजिनस ट्रेडिशन पेंटिंग का, कि मतलब मुगल्स के पहले, राजस्थानी के पहले, मतलब ये राजस्थानी में भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक मुगल, पर्शियन, ईरानियन, इनका टच देखने को मिलता है। तो ये जो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनको हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ इसमें प्योरिटी, इंडियन प्योरिटी हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो उस टाइम से है जब बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स का हमारे इसमें इन्फ्लुएंस आर्ट वर्क में नहीं देखने को मिलता है। इसी पीरियड में जैन वर्क के इसके टाइम में हिंदू बहुत सारे ऐसे भी बनते थे, जैसे महापुराण हो गए, या चौरपंचशिका हो गया, अरण्यक पर्वण हो गए, महाभारत, भगवत पुराण, गीत गोविंदा, ऐसे करके और भी टेक्स्ट जो है हमें वो इस स्टाइल में पेंटेड हमें इस टाइम पीरियड से देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका लेटर पीरियड था, मतलब ये जैन पीरियड से थोड़ा से बाद का पीरियड था, लेकिन राजस्थानी और मुगल के थोड़े से पहले का जो बीच का टाइप था, तो इसीलिए इसको प्री मुगल या प्री राजस्थानी भी कहा जाता है। और इसको इंडिजिनस स्टाइल, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें ईरानियन, पर्शियंस वगैरह का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, देखिए इसके डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर्स क्या थे इस फेज़ के। देखिए एक पर्टिकुलर फिगर जो था वो बहुत ही, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इसका एक टिपिकल फीचर जो हमें इस टाइम का देखने को मिलता है, वो ये ओढ़नी। ठीक है, ये ओढ़नी होती थी। ये ओढ़नी जो है, पहली बात तो ट्रांसपेरेंट देखिए बताई गई है, और ये बलून फिगर में देखिए आप ओढ़नी देख सकते हैं किस तरीके से बलून के जैसे इसको ओढ़नी को बताया गया है। तो ये बहुत ही टिपिकल फीचर। स्टैंडिंग एजेस स्टिफ, एंड देखिए इसकी चुन्नी की जो ये फ्लो करती हुई नहीं, सॉफ्ट एजेस नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ऐसी स्टिफ टाइप की हमें ओढ़नी, इस तरीके से एक टिपिकल फीचर है जो इस एरा का है, प्री राजस्थानी पेंटिंग के बिलोंग करता है। तो ये लगभग हर हीरोइन के हेड पे हमें ये बलून टाइप में ऐसी ओढ़नी जो है वो देखने को मिल जाती है। आर्किटेक्चर जो था वो भी हमें बहुत कुछ सिंपल ऐसे देखने के, इस तरीके से देखिए टेक्स्ट है, आर्किटेक्चर है, ये आप पूरा देख सकते हैं ये कैसी स्टाइल की। ये है चौरपंचशिका, गुजरात 15th सेंचुरी है, NC मेहता के कलेक्शन, गुजरात अहमदाबाद में है ये। तो ऐसे फ्लोरा, फौना, ये कुछ स्पेशल इसके फीचर्स है जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये उस एरा को बिलोंग करती है। ये सारे जो है वो फिर एलिमेंट्स धीरे धीरे करके 17th सेंचुरी राजस्थानी पेंटिंग जो है उसमें भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, अपना रास्ता बना ही लेता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में जो जैसे जैसे ज़्यादा सल्तनत के अंदर ये आते जाता था, उन पे वो कब्जा करते जा रहे थे। तो इस वजह से 12th सेंचुरी के बाद से, लेट 12th सेंचुरी के बाद से फिर हमें एक पर्शियन, टर्किक, अफगान, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे करके हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मालवा, गुजरात, जौनपुर के जो सुल्तान हैं उनकी वो जो पेंटिंग्स पेट्रनाइज करते थे उसमें हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। तो बहुत कम सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट थे जो इन कोर्ट्स में काम करते थे, लोकल आर्टिस्ट के साथ बहुत कम काम करते थे। वो अक्सर क्या करते थे, पर्शियन फीचर्स को मिंगल कर देते थे इंडियन स्टाइल्स के साथ साथ। तो एक नई स्टाइल ऑफ पेंटिंग इसके साथ इमर्ज हुई जिसका नाम है सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये स्टाइल से ज़्यादा मतलब एक स्कूल से ज़्यादा एक स्टाइल है।
ठीक है, स्कूल बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, और इंडिजिनियस इंडियन जो इन्फ्लुएंस है उसके साथ पर्शियन का मिलाकर एक नई स्टाइल जैसे क्रिएट हुई है। इसमें पर्शियन एलिमेंट्स है, जैसे कि पर्शियन एलिमेंट्स क्या है, कलर पैलेट, ये देख सकते हैं कलर पैलेट में हम कितने नए कलर्स यहाँ पे आ गए जो हमने इसके पहले नहीं देखे। ये ब्लू कलर में इसमें ह्यू देखिए ब्लू कलर का, या फिर ये पर्पलिश पिंक कलर, ग्रीन कलर। तो और लैंडस्केप जो ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव डिटेल्स और डिज़ाइंस नहीं है। एक है निमतनामा, निमतनामा मतलब बुक ऑफ डेलिकेसीज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी इस स्कूल का, और इसको पेंट करा गया था मांडू में नसीर शाह खलजी के रेन के टाइम। नसीर शाह खलजी का रेन था 1500 से 1510 CE के बीच में। तो ये निमतनामा एक बुक है जिसमें सारी रेसिपीज़ हैं, और इसके अलावा इसमें हंटिंग के ऊपर सेक्शंस हैं, और मेडिसिन कैसे बनाई जाए, कॉस्मेटिक्स कैसे बनाई जाए, परफ्यूम्स कैसे बनाई जाए, उनको बनाना का, उनको यूज़ करना, डायरेक्शंस वगैरह निमतनामा में हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें सूफ़ी आइडियाज़ की स्टोरीज़ जो है वो लौरा चंदा जो है वो एक ऐसी लौरा चंदा पेंटिंग है जिसमें सूफ़ी आइडियाज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट है हमें मिल जाती है। देखिए ये निमतनामा का एक इलस्ट्रेशन है जो मांडू में बनाया गया था, ये अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। देखिए ये रेसिपीज़ कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमने ये देखिए ये वाली जो ये कर लिया था, ये है मिथाराम भगवत पुराण 1550। तो ये सारी पेंटिंग्स हमें बहुत क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑफ पेंटिंग देखिए, जैसे जैन टेक्स्ट होते थे, जैन पेंटिंग्स, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, ऐसे ही हमें वेस्टर्न साइड में जैन था, उसी तरीके से ईस्टर्न साइड में एक स्कूल फ्लरिश हुआ जिसका नाम है पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी से बहुत सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। पाला पीरियड जो था 750 CE से लेकर मिड 12th सेंचुरी तक, इसका सबसे मतलब लास्ट ग्रेट फेज जो था वो था बुद्धिस्ट आर्ट इंडिया का। इसके बाद तक ये धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगा। तो जैसे नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, इस तरीके की जो यहाँ मोनास्ट्रीज होती थी, ये बहुत ऐसे ग्रेट सेंटर्स होते थे बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, और यहाँ पे बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, इलस्ट्रेट करी जाती थी, एंड बुद्धिस्ट थीम्स पे बनाई जाती थी, जैसे कि वज्रयान बुद्धिस्ट डीटीज़ और इनके पाम लीव्स वगैरह के ऊपर। तो इस तरीके से हमें जैसे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग है पालास पे, हमें पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग पर्टिकुलरली पूरा बुद्धिस्ट तो नहीं है, लेकिन बुद्धिज़्म का मतलब इसका जो लास्ट फेज़ है ना पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का, इसमें हमें बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। ये सेंटर्स जो थे यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस भी बनाई जाती थी। जो स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स थे जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया से नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला में पढ़ने आते थे, एजुकेशन के लिए आते थे, एंड वो क्या करते थे अपने साथ ये पाला बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो ब्रॉन्ज या मैन्युस्क्रिप्ट, ब्रॉन्ज स्कल्प्टर्स हो गए या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में वो अपने साथ वापस जहाँ से आते थे, जैसे चाइना, जापान, कोरिया से, वहाँ पर वापस से जाते थे। देखिए जैसे ये है एक लोकेश्वर अस्थसहरिका प्रज्न परामिता, एक ये मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है, ये पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। 1050 से ये बिलोंग करता है लोकेश्वरी। देखिए किस तरीके से ये टेक्स्ट है और ये पेंटिंग है, ये स्ट्रिंग्स के लिए छेद है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो प्रैक्टिस है ये इसने इनेबल करा कि पाला आर्ट जो है वो फिर दूर दूर तक फैल गया, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और अपने साथ ये इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के लेकर जाते थे आर्ट वर्क वगैरह जो होता था। तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा जैसी जगहों तक भी हमारा जो है वो बहुत कुछ फैल गया। तो जैसे कि जैन पेंटिंग्स में जो लाइन्स थी वो थोड़ी सी क्रूड होती थी, एकदम फ्लोइंग नहीं होती थी। पाला स्कूल की लाइन्स होती बहुत ही फ्लोइंग, सॉफ्ट सी होती थी, और इनके कलर टोन्स जो होते थे वो सबड्यूड होते थे। जैन स्कूल में जैसे ब्राइट होते थे, इसमें थोड़े से इतने ब्राइट नहीं होते ना होकर थोड़े से डल टोन पे ये पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में होती है। तो जैसे अजंता पे जो स्कल्पचरल स्टाइल है पाला स्कूल की जो पेंटिंग की, वो थोड़ा सा सिमिलर लैंग्वेज है अजंता और पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का। जैसे एक पाला बुद्धिस्ट पाम मैन्युस्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है उन्हें, और एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट का अच्छा एग्जाम्पल है अस्थसहरिका प्रज्न परामिता, जो कि पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में है। अस्थसहस्रिका या फिर प्रज्न परामिता का मतलब होता है परफेक्शन ऑफ विजडम, और इस पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को 8000 लाइंस में लिखा हुआ है, 8000 लाइंस में। तो ये नालंदा पे बनाई गई थी 15th ईयर ऑफ द रेन ऑफ मतलब पाला किंग, जो पाला के जो राजा थे रामपाल, उनके राज के 15वें साल में इसको नालंदा में बनाई गई थी, यानी 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में 1050, जैसे कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। ठीक है,
इसमें 6 पेजेस इलस्ट्रेशंस के हैं, वुडन कवर्स हैं, उनको भी पेंट करा गया है। तो इस तरीके से ये पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीफ पे तैयार करा है। जो पाला डायनेस्टी है वो धीरे धीरे करके मुस्लिम वगैरह आए, तो उसके बाद ये वीक होती गई, और ये स्कूल ऑफ पेंटिंग पाला आर्ट भी जो है वो 13 सेंचुरी के पहले हाफ तक, यानी ईयर 1251 to 50 तक भी धीरे धीरे करके ये ख़त्म होती गई। और मुस्लिम इन्वेडर्स ने इनकी मोनास्ट्रीज वगैरह को अटैक करके एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज करा। तो विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 1 मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन ऑफ इंडिया। प्लीज़ मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी चेकआउट कर सकते हैं।